गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। आज का जो हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 13, सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें हैं। और इनके राइटर कौन है? राइटर आपके सामने है। कौन है राइटर? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। लगभग इनके बारे में और चर्चा करेंगे। देखिए परिचय यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। तो देखिए सबसे पहले उनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1956 ईस्वी में हो गई थी। इसकी चर्चा कर ली हमने, जन्म और मृत्यु के बारे में। अब ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया था अपना, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। इन्हीं की बदौलत आज हमारा जो संविधान है उसका निर्माण हो चुका है। संविधान के अकॉर्डिंग कार्य किए जाते हैं। संविधान में हमारे लिए बहुत सारे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जिनका अभूतपूर्व योगदान रहा है वो है हमारे महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इनका जो जन्म था, जो 1891 ईस्वी में हुआ था, वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम है महू। उसका गांव का नाम था महू। आपके पिता का नाम, आपके से मतलब है भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा नाम है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, रामजी मालोजी सकपाल। और माता का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट तक की इन्होंने उपाधि प्राप्त करी, यानी डॉक्टरेट तक की भी उपाधि प्राप्त कर ली थी इन्होंने। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डट करके विरोध किया और समता मूलक समाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में भी एक विशेष योगदान दिया था इन्होंने। यानी कि इन्होंने जातिगत भेदभाव के बारे में लोगों को जागरूक किया। यदि कोई जातिगत भेदभाव करता था दलितों के साथ तो उसका डट करके विरोध करते थे। और समता मूलक समाज, ये समता मूलक का मत होता है सभी को समान अधिकार होना, सभी को समान अधिकार प्रदान करवाना चाहते थे ये, ठीक है। इसलिए ऐसे समाज की इन्होंने कल्पना करी थी। और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना, और प्रजातांत्रिक यानी प्रजा के संबंध में जितने भी उनके जो मूल्य हैं जो उनके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, ऐसे मूल्यों की स्थापना में इन्होंने विशेष योगदान दिया है। जैसे मूल्य हम बात करें तो मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। इन्होंने जो हमारे मूल अधिकार हमें राइट्स हमको दिए हैं वो आज इन्हीं की बदौलत है, यानी कि इनके राइट्स की बदौलत ही आज हम इतना खुली सांस में जी पा रहे हैं। वरना तो आज भी हम शायद ऐसे ही किसी न किसी जातिगत भेदभाव में दबे होते या फिर कहीं ना कहीं कोई हमें गुलाम बना के हमारा शोषण कर रहा होता। तो देखिए इनका हमारे लिए बहुत योगदान रहा है। भारत के, कौन से भारत के? स्वतंत्र भारत के ये प्रथम कानून मंत्री भी रहे। स्वतंत्र भारत के ये प्रथम कानून मंत्री भी रहे हैं तथा संविधान के प्रारूप को संसद में इन्होंने स्वीकृत भी कराया है। संविधान के प्रारूप को संसद में इन्होंने स्वीकृत भी कराया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रप्पी, the abolition of provincial finance in British India, the rise and fall of the Hindu woman, annihilation of the caste। ये सब इनकी बुक्स के नेम हैं, इनकी कृतियां हैं। इनका संपूर्ण वर्णन में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णन नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये इनका परिचय था छोटा सा। ओके भाई, आगे चलें। अब देखिए अब है पाठ परिचय। हाँ भाई, कोई कुछ पूछ रहा है? अब बात करते हैं हम पाठ परिचय की, जो आपको याद होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए पाठ परिचय में बात करते हैं हम। पाठ्य पुस्तक में चयनित
पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। हमारे जो इस लेसन का नाम है वो है सफल प्रजातंत्रवाद। सफल प्रजातंत्रवाद यानी कि प्रजातंत्र क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, प्रजातंत्र क्या होता है, कौन बताएगा? प्रजातंत्र क्या होता है? सर मैं बताऊं? जी बताओ। सर लोगों के द्वारा बनाए गए तंत्र। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो प्रजातंत्र, इसमें दो शब्द हैं, एक प्रजा है और एक तंत्र है। प्रजा यानी जनता, तंत्र यानी शासन, यानी जनता के द्वारा जो शासन, जनता के लिए जो शासन, वो है प्रजातंत्रवाद। अर्थात जब जनता खुद ही अपनी सरकार चुनती है, ठीक है, अपने लिए शासन की सरकार चुनती है, तो वो प्रजातंत्रवाद होता है। लेकिन उसकी सफलता के लिए क्या जरूरी बातें हैं, उसकी सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने लेक्चर में, अपने भाषण में बताई हैं। और उसी लेक्चर का एक अंश, एक भाग हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आगे यहां तक बात समझ में सबके? ये जो हम लेसन पढ़ेंगे ये एक लेक्चर का अंश है, भाषण का अंश है। ठीक है, तो देखिए अंबेडकर जी ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों के बेबाक और बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। अंबेडकर जी ने एक परिपक्व राजनीतिक मंथन, परिपक्व का मतलब मैच्योर बोलते हैं अपनी भाषा में जिसको, यानी पूरी तरीके से सक्षम या मजबूत, ऐसी राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती, यानी राजनीति को भी मजबूत करना और भारत में जो लोकतंत्र है उसको भी मजबूत बनाना, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कुछ आवश्यक उपाय या अपने कुछ विचार व्यक्त किए हमारे सामने। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र में चुनी हुई जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। जो भी हम शासन के लिए कोई सरकार चुनते हैं, ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं तब, तो वो जो सरकार या जो सत्ता जिसकी हो चुकी है, जो शासन करने के लिए आ चुकी है सरकार, वो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। जवाबदेह का मतलब है यदि सरकार कोई गलत कार्य करती है, सरकार के द्वारा कोई गलत कदम उठा लिया जाता है, तो जनता को जवाबदेही, यानी जनता से सवाल पूछ सकती है, उसका राइट है। जनता जब से सवाल पूछेगी तो आप सरकार को, सरकार के लोगों को उसका जवाब देना ही देना पड़ेगा। ये पहली शर्त मान के चलते हैं हम इसकी। ठीक है, आगे बताया गया है तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। बहुमत और अल्पमत, इससे मतलब क्या होता है? बहुमत का मतलब होता है जिनकी संख्या ज्यादा हो, यानी कि जिनका बहुमत ज्यादा हो। अल्पमत का मतलब जिनकी संख्या कम हो, ठीक है, जिनके वोट्स कम हो, जो संख्या में कम हो। तो यहाँ पर बहुमत के द्वारा पहले अल्पमत को, पहले कम संख्या वाले लोगों को, या कह सकते हैं हम छोटी जाति वाले लोगों को एक तरीके से बुरा बर्ताव किया जाता था, ठीक है, अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, तो संवेदनहीनता दिखाई जाती थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुमत वाले लोगों को अल्पमत के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए, उनकी बातों को महत्व देना चाहिए, उनसे भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये यहाँ पर एक आवश्यक शर्त के रूप में लेक्चर में आया है। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने तथा भारत में विधायकों में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है अंबेडकर जी के द्वारा, यानी लेखक ने बताया यहाँ पर कि दूसरे देश हैं वहां की जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है वहां से हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, दूसरे देशों का जो संविधान है वहां से हमें वो चीजें ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि भारत देश का जो संविधान है वहां से उसको बनाने के लिए भी दूसरे देशों से ही हमने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और साथ ही साथ संसद के बारे में बात करें या किसी भी कानून के बारे में, समता के बारे में बात करें, ठीक है, वो सारी चीज हमने बाहर से ली है। ठीक है, चाहे वो चुनाव प्रणाली क्यों ना, वो भी हमने बाहर से लिए, दूसरे देशों से लिए। तो यहाँ पर उसी चीज को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। लेखक ने भारत के अंदर जो विधायिकाएं हैं
विधायिका, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जो विधायिका हैं उनमें अधिक जवाबदेही, उनमें ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही की बात है, यानी जवाब देने की बात आ रही है, वह संयत चर्चा और आपस में चर्चा करने की बात है, ऐसी आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि ये नहीं कि जनता की कुछ सुनवाई नहीं हो और सरकार अपनी मनमर्जी के फैसले करे, तो वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक है। जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो सुझाव हमें सुझाए थे, जो बताए थे ना, वो आज भी मौजूद हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, ये हमारा पाठ परिचय था। किसी को दिक्कत? हाँ भाई, पाठ परिचय में किसी को दिक्कत? चलें आगे, सुने, लेसन की चर्चा करते हैं हम। देखिए, अब है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए कुछ आवश्यक शर्तें। क्या होता है सफल प्रजातंत्रवाद? देखो, यह स्वीकृत मत है, यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है, यह स्वीकार की गई बात है, यह एक स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है उन्हें प्रत्येक तो देखो, अब लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, आपने पढ़ा कि जो प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है, सत्तारूढ़ का मतलब होता है सत्ता पर आरूढ़, आरूढ़ का मतलब शासन करने वाला। देखो, सत्ता पर जो शासन करने वाला है, जिसके हाथ में बागडोर है देश की, ठीक है, वो प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था के अंदर जो बागडोर संभाल के बैठा है, उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी सम्मति में वे इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सकें और उनके सौभाग्य को बना सकें। आपने देखा कि जब भी चुनाव होते हैं तो 5 साल के अंदर ही होते हैं क्या? 5 साल के अंदर ही चुनाव होते हैं। यस सर। तो यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने एक 5वें वर्ष के बाद जो सत्तारूढ़ थे, जो लोग जिनकी सरकार थी, उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए, भाई क्या उनकी सम्मति में, क्या उनके अनुसार वो ये इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, नहीं रहने दिया जाए। यानी कि वो सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये उनके हितों का संरक्षण कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, उनके सौभाग्य को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ये सारी बातें हमें पूछनी चाहिए। यानी सत्तारूढ़ जो लोग हैं, उनको लोगों के पास जाकर ये सारी बातें पूछनी चाहिए। क्या आज ऐसा किया जाता है? बताएं आप मुझे, क्या आज ऐसा किया जाता है सरकार के द्वारा? हाँ भाई, सर एक बार रिपीट करना। रिपीट करना सर। किया जाता है ना? रिपीट सर, रिपीट कर दो सर। देखो, यहाँ पर जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इस बात को कहना चाहते हैं कि जो सत्ता, जिनकी सत्ता होती है, जो देश में शासन चलाते हैं अपना, उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष के बाद लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या उनकी सम्मति है, इस योग्य है। यानी कि वो चाहते हैं कि हम दोबारा से फिर से शासन करें, ठीक है, वो इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते, भाई उनकी भलाई के लिए वो कार्य करते हैं या उनके सौभाग्य को बना सकते हैं। तो क्या ऐसा वास्तव में होता है आज वर्तमान में? ये पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्या होता है ऐसा? यस सर। होता है, ठीक है, ध्यान रखना, होता नो है। सर। आज भी जब चुनाव होते हैं तो प्रत्येक पार्टी के लोग घर घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, उनको नए नए क्या देते हैं, लुभावने ऑफर देते हैं, ठीक है, उनकी सारी बातें सुनते हैं उस समय तो, लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है उनकी, उसके बाद उस पर बातों पर कोई अमल नहीं किया जाता, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ना, ये जो लेक्चर का जो अंश है, ये भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत पहले लिख दिया था, संविधान बनाने से पहले, ठीक है, जब उन्होंने ये बातें सोची थी, और आज वही बातें हो रही हैं, क्योंकि वो बातें हमारे संविधान में शामिल हो चुकी हैं। आ गई बात यहाँ तक सबके समझ में? यस सर। यस सर।
आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर बताया है कि और उनकी आरक्षा कर सके। आरक्षा का मतलब उनकी रक्षा कर सके, यानी कि अगर इस योग्य है, यदि हम इस योग्य हैं तो हम फिर से शासन करना चाहते हैं, ऐसे सत्तारूढ़ वाले लोग बोलते हैं। प्रजातंत्र का केवल इतने से संतोष नहीं होता। जो प्रजातंत्र है वो केवल इतने से ही संतोष नहीं रखते हैं और प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इस बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी न कह सके। प्रजातंत्र का केवल इतना संतोष नहीं होता, इस बात को समझो। प्रजातंत्र का मतलब लोग, जो लोगों का जो तंत्र है उनको केवल इस बात से संतोष नहीं होता है कि प्रत्येक 5वें वर्ष के 5 साल के बाद ही हम जाएं, यानी लोगों को ये पाबंदियां नहीं होती हैं कि 5 साल के बाद ही हमें उनसे सरकार से कुछ कहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जनता कभी भी सरकार से कुछ भी कह सकती है। उन्हें आजकल तो आपने देखा भी होगा, सूचना का अधिकार सुना भी है आपने, सूचना का अधिकार चल रहा है ना, उसके द्वारा हम कुछ भी सूचना मांग सकते हैं, सरकार के खिलाफ अपील कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सुना है ना आपने, जानते हैं इस बात को? हाँ भाई, अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ, सुनो आगे। तो प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ये बातें भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत पहले तय कर दी थी, ठीक है। और आज ये सही बात है, बिल्कुल सत्य है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई सरकार अच्छे से काम नहीं करती है, कोई गलती करती है, गलत कदम उठाती है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, ठीक है, कार्रवाई करवा सकते हैं। अब यदि आपको मेरे कहने का से स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं है। ध्यान से सुन लें, प्रजातंत्रवाद का मतलब क्या है? किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं होता। सही बात है बिल्कुल। ये कोई ऐसी सरकार है कि लगातार चलती रहती है, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है अम्बेडकर जी के द्वारा कि प्रजातंत्रवाद का मतलब है किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं होता है। यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, यानी लोग चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी, तभी वो शासन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। उस अधिकार को लोकसभा भवन में चैलेंज किया जा सकता है, उस अधिकार को लोकसभा भवन में चैलेंज कर सकते हैं हम। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है, आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक होता है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है, इससे क्या तात्पर्य है, क्या है इसका तात्पर्य? भाई क्या है इसका तात्पर्य? सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है, अर्थात प्रत्येक सरकार के विरोध में एक पक्ष होता है जिसे हम विरोधी पक्ष कहते हैं, ठीक है। वो विरोधी पक्ष हमेशा सरकार की एक तरीके से कमियों को उजागर करता रहता है, जिसके कारण से सरकार ऐसा लगता है जैसे वो हथौड़े के नीचे दब रही हो। सरकार को भी डर रहता है विरोधी पार्टियों का, विरोधी पक्षों का, ठीक है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं है उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं है, ठीक है, उन लोगों की दृष्टि में प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक सरकारी कार्य सिद्ध होना चाहिए, ऐसा उनका मानना होना चाहिए, चाहे वो सरकारी पार्टी में हो या न हो, लेकिन वो लोगों की दृष्टि में कार्य करते नजर आए, सरकारी कार्य करते नजर आए, ठीक है। लोगों की नजरों में उनकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों का मतलब होता है विभिन्न कारणों से, मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारे देश में विभिन्न कारणों से मेरी सम्मति के अंदर
जो प्रधान कारण है ना वो है सरकारी विज्ञापनों से जो मिलने वाली आय होती है, जो हमारे को जो उनको आय मिलती है ना, वो यहाँ पर जो सरकारी विज्ञापनों से आय मिलती है वो यहाँ पर दुर्भाग्यवश विभिन्न कारणों से सरकारी पक्ष का ज्यादा प्रचार करने के लिए वो कारण हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बार फिर सुन लो, दुर्भाग्यवश किसी भी कारण से हमारे देश में विभिन्न जो मेरी सम्मति में है, अंबेडकर जी अपनी सम्मति के अनुसार बता रहे हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहे हैं कि प्रधान कारण क्या होगा, सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय है। ठीक है, सरकारी पक्ष का कहीं ज्यादा प्रचार होता है, सरकारी पक्ष का हमेशा प्रचार ही होगा, यानी जिसका शासन है तो मीडिया भी उसी का ही प्रचार करती है, मीडिया को भी उससे ही आय होती है, मीडिया उनसे ही पैसे कमाता है। विरोधी पक्ष का बहुत कम, और विरोधी पक्ष से बहुत पैसे कम नहीं कमाता, मतलब इतने पैसे नहीं कमाता जितने सरकारी पक्ष से कमा लेता है। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते, ये बात तो हम समझ रहे हैं भाई। सरकारी पक्ष से सारी खबरें उसी के लिए छपती हैं, उसी के विज्ञापन आते हैं, ठीक है, मीडिया उसी की खबरों को छापती है, तो विरोधी पक्ष का कोई रोल ही नहीं है। हाँ बताएं ओके सर। तो देखो, विरोधी पक्षों से समाचार पत्र को कभी भी आय नहीं प्राप्त होती, उतनी आय प्राप्त नहीं होती जितनी सरकारी जो पक्ष होता है उनके द्वारा होती है। शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाई जाती है। ठीक है, मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर लेखक इस बात को कह रहे हैं कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं उनकी, मैं तो प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है उसको बता रहा हूं। पहली शर्त याद रखना, प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए कौन सी है? पहली शर्त कौन सी है? सफलता के लिए एक कौन सा पक्ष होना चाहिए? विरोधी पक्ष। एक विरोधी पक्ष होना चाहिए, विरोधी पक्ष। ठीक है। और अगर हम दूसरी शर्त माने इसी पैराग्राफ में, तो दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी सरकार का चुनाव हम करें तो प्रत्येक 5 साल के भीतर वो चुनाव होने चाहिए, जनता खुद चुनाव करके अपनी सरकार चुने, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होने चाहिए। हम इसको दूसरी शर्त मान सकते हैं। आगे बात समझ में सबके? इन शर्तों को याद रखना। यस सर। इन शर्तों को याद रखना, विरोधी पक्ष का होना अनिवार्य है, प्रत्येक 5 साल में चुनाव होने चाहिए। आगे बात समझ में? यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। आगे कल पढ़ाएंगे। यस सर। ओके सर।